अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है डार्लिंग। और भाभियों बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। मिठाई मंगाई मेरे लिए, अल्लाह खैर करे, मिठाई भी आ जाएगी, पहले खुशखबरी तो सुनाओ। ओ डार साहब, खुशखबरी तो ये है कि मेरा एक दोस्त है ज़रई ज़मीन के ऊपर हाउसिंग स्कीम बनाने का सोच रहा है, 5 मरले का प्लाट भी मुझे देगा। बहुत अच्छे, यानी प्लाट तुझे मिलेगा और मिठाई मैं खिलाऊं। ओ भाभियों, आपकी और मेरी कोई चीजें दो हैं। मेरा 5 मरले का प्लाट आपका और आपका 2 कनाल का बंगला मेरा। वैसे क्या ये जो तकसीम तूने की है ना अपनी मर्जी की, जवाब नहीं इसका। मगर ये जो बात तूने सुनाई है ना मुझे कि हाउसिंग स्कीम बना रहा तेरा दोस्त ज़रई ज़मीन पर, ये कोई काम अच्छा नहीं। डार साहब, कोई रौला है ज़मीन में? नहीं यार, ज़रई ज़मीन बहुत ज़रूरी है। हमारा मुल्क ज़रई है, अगर इसी तरह ज़रई ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीम्स बनती रहीं तो ज़राअत का क्या बनेगा? ओ बाबे, उसने साहब लगा के मुझे बताया है कि हाउसिंग स्कीम में बड़े पैसे हैं। पहले मेरा मतलब है कागज़ बेचो, फिर प्लाट बेचो, फिर मकान बना के बेचो, और पैदा ही पैदा बड़े पैसे हैं इस काम में। कितनी गलत बात है। तुम्हें पता है कि कानूनन ज़रई ज़मीन पर किसी किस्म की कोई हाउसिंग स्कीम नहीं बन सकती। डार साहब, अगर वो ये काम करेगा ना तो कानूनी तकाजे पूरे करके करेगा। आपको क्या मसला है? भाई ये मेरा मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। ज़रई ज़मीन में हम अनाज उगाते हैं। कभी तुमने सोचा कि अगर अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? वाकई डार साहब, हम क्या खाएंगे भाई? हैं? तो फिर हम बाहर से अनाज मंगाएंगे और वो इतना महंगा होगा कि हम पेट भर के खा भी नहीं सकेंगे। ओए होए होए होए, तो फिर क्या करना चाहिए बाबियो हमें? भाई हमें अपना ज़रई चेहरा जो है उसे बरकरार रखना चाहिए। भाई ज़राअत हमारी ज़मीनों का हुस्न है। ज़राअत ख़त्म हुई तो हमारे यहाँ गांव ख़त्म, खेत खलिहान ख़त्म, मुआइशी ख़त्म। ओए होए, या अल्लाह तौबा, अगर ऐसे हो गया तो फिर शहरों का क्या बनेगा? शहरों में तो आगे तिल धरने की जगह नहीं है। भाई वो तो अब भी ऐसा है, लेकिन ज़राअत से हमारे मुल्क की मईशत चलती है, रोज़गार के मौके मिलते हैं और हमें अनाज सस्ता मिलता है। लो जी डार साहब, आपने ये जो बातें मुझे बताई हैं ना, मैं मेरा मतलब अभी उसको टेलीफोन करता हूँ। और मियाँ, ये हाउसिंग स्कीम छोड़ो, जितनी तुम्हारी ज़मीन है ना उस सारी ज़मीन में खेती बाड़ी करो और फसलें ही फसलें नज़र आनी चाहिए तुम्हारी इस ज़मीन पे। शाबाश। देखो ना, खेती बाड़ी जो है वो भी कोई कम नफ़े का सौदा नहीं है। अब तो हुकूमत जो है वो किसान को बड़ी मुराहत दे रही है, क्योंकि किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। डार साहब, एक बात बताएं, ज़रई मुल्क होने के नाते हमें ज़्यादा तवज्जो ज़राअत को नहीं देनी चाहिए? क्यों नहीं तवज्जो देनी चाहिए? अब तो पाक फ़ौज भी इस मिशन में हुकूमत के साथ है। ज़राअत और इंडस्ट्री हमें पूरी दुनिया में मुमताज़ कर सकती है। इंशाल्लाह तुम देखना, आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया में एक ज़रई मुल्क की तरह शामिल होगा इंशाल्लाह। वैसे बाबियो, मेरा भी बड़ा मेरा मतलब दिल करता है कि मेरी ज़मीन हो और मैं उसमें सब्जियां उगाऊं। क्यों नहीं डार्लिंग, ये शौक तुम घर पे पूरा कर सकते हो। घर में सब्जियां उगाओ, ये कैसे बाबियो? मेरा घर तो वैसे ही 4 मरले का है और वो भी किराए का है, उसमें तो लॉन भी नहीं है, मैं कैसे सब्जियां उगाऊं भाई? बेटा यही तो बात है, तुम 2 मरले के घर में भी सब्जियां उगा सकते हो। बात सब्जियां ऐसी होती हैं कि गमलों में भी उगाते हैं लोग। अगर तुम्हारे पास छत है ना तो छत में गमले रख के, खाद डाल के, बीज डाल के, साथ कोई पुराना टब रख दो, उसमें भी बीज और खाद डालो और देखना इंशाल्लाह ताला सब्जियां उगेंगी। क्यों नहीं उगेंगी? लो बाबियो, आपका मशवरा बहुत पसंद आया मुझे। बंदे को चाहिए अपने घर में सब्जियां उगाए और खुद ही ताज़ा सब्जियां खाए। बिल्कुल, हमें किचन गार्डनिंग को फ़रोग देना चाहिए। ये बड़े बड़े बंगले जो है ना, जिनमें बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, बड़े बड़े घास लगे होते हैं, उनको चाहिए कि घास उतार के वहाँ पे सब्जियां उगाएं, ताकि मेरा मतलब खुद कफील तो हो ना वो बंगला। और डार साहब, मेरी जो फूफी है ना, उसके घर का भी लॉन बहुत बड़ा है और सिर्फ वो 4-5 बजे वहाँ बैठ के चाय पीता है सारा टब्बर, और कोई काम ही नहीं है, मगर खुश होती है मेरा लॉन बहुत बड़ा है। तो भाई अपनी फूफी को मशवरा दो ना कि लॉन में कोई काम की चीज़ लगाए, क्योंकि अपने घर की सब्जी और अपने घर का फल जो है उसका कमाल का मज़ा होता है। तो डार साहब, मैं आज ही फूफो को टेलीफोन करता हूँ और आपने जो मशवरा दिया है उसके बदले में मैं आपको सुनाता हूँ ज़रई जुगनी। ज़रूर ज़रूर।
आ जाओ भाई, आके डांसो। ख़वातीनो हज़रात, वक्फ़ा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। ख़वातीनो हज़रात, आइए देखते हैं डार्लिंग आज किस मेहमान के साथ क्या बातें कर रहा है। नाज़रीन, आज जो मेरे यहाँ मेहमान हैं, वादी महरान से इनका ताल्लुक़ और बलोच कबीले से आई हुई हैं ये इस फील्ड में। तो बात करते हैं सनम मारवी जी से। सनम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में मेरी रिक्वेस्ट पे आ गई। बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया। आप माशाल्लाह हो इस काबिल के हम रिक्वेस्ट जब भी करते हैं आप आ जाते हो और हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़रा ये फरमाइए कि जैसे बलोच यानी कुनबा है आपका, तो ये बलोच तो बहुत कम इजाज़त देते हैं बच्चियों को गाने की। जी ऐसे ही है बिल्कुल। पर मेरे फादर की जो है वो शहीद हो गए थे और बाद में सेकंड मैरिज अम्मा की जहाँ पर हुई, वो मेरे फादर जो हैं वो एक बहुत बड़े म्यूज़िक टीचर हैं। तो जो उस घर में जब हम गए, छोटी थी मैं, 2-3 साल की थी, तो वहाँ पर यही देखा कि बच्चे आ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो मुझे जो है वो शौक़ हुआ और मेरे फादर ने मुझे सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत नेक इंसान है और आज मैं जो कुछ हूँ अपने फादर की वजह से हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है आप पे, माशाल्लाह इतनी मजबूत फ़नकार हो आप और पूरी दुनिया में जानी जाती हो। मेरा मतलब है घर वाले तो खैर जो सिखा के भेजते हैं बच्चों को
वो तो बाद में पता चलता है। जी। तो क्या रेडियो पे भी गाए हो आप कभी? जी, मैं फर्स्ट टाइम अपने फादर के साथ ही रेडियो पाकिस्तान गई थी, क्योंकि मेरे फादर रेडियो पाकिस्तान पे ही म्यूज़िक टीचर थे। अच्छा। तो मैं उनके साथ छोटी होती थी, साथ जाती थी। तब बहुत बड़े बड़े, अभी भी वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे आबिद परवीन जी और उस्ताद मोहम्मद जुम्मन, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ, उस्ताद मंजूर अली ख़ान, ये लोग वहाँ पर होते। तो हम तो बाहर पार्क में बैठते थे और देखते थे कि कौन बड़े बड़े आर्टिस्ट अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो मैंने अपनी इब्तिदा जो है रेडियो पाकिस्तान से ही की है। आप ये ज़रा फरमाइए कि सनम और मारवी यानी दो अजीब मुख्तलिफ सी चीज़ें लगती हैं आपके नाम से। ये सनम तो होता है ना पत्थर का बुत, जी तो ऐसे ही। मारवी जो है मजलूम को मेरा ख्याल है कहते हैं। जी ऐसे ही। तो पत्थर का बुत तो कभी मजलूम नहीं होता। बिल्कुल, ये दोनों शख्सियत, दोनों नामों की जो शख्सियतें हैं वो मेरे पर बहुत हैवी है। ज़्यादा जैसे कौन सी हैवी है? पत्थर वाला जो है वो ज़्यादा। अरे मगर आप में तो पत्थर वाली कोई आदत नहीं है, आपका रवैया कोई पत्थराना नहीं है। नहीं, ये इस है। कदर आप अच्छा बोलती हो, इस कदर आप यानी नरम मिजाज हो। बहुत हाँ, गाती बहुत माशाल्लाह, बहुत जी, अच्छा गाती बहुत हो। शुक्रिया, ये सुफियाना जो गायकी है, ये अब कुछ ही यानी अरसे से मेरे मुल्क में यानी राइज हो गई ट्रेंड है। है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि सूफ़ी कलाम को लोगों ने सुनना पसंद किया। हाँ, कि मेरी इब्तिदा सूफ़ीज़म से ही हुई है। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि मुल्क में तो ज़्यादातर हमारे दूसरे कलामों को पसंद किया जाता है, भंगड़ा और ये सारी चीज़ें। सूफ़ीज़म को मतलब ये कौन सुनेगा कि जी ना मैं नीवी मेरा मुर्शिद उच्चा, उचियां दे संगलाइयाँ। अब ये किसको पता चलेगा कि ये कौन सी तसव्वुफ़ पे बात हो रही है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब के जो हमारे बच्चे आ रहे हैं वो उनको सूफ़ीज़म की तरफ हैं, वो कलामों को वो पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये शुक्र है। तो आपने कभी यानी ठुमरी, ये टप्पा, ये माया, ये गज़ल, ये गीत ये गाया या जी बिल्कुल मैं परहेज है गाती हूँ। कोई? जी मैं गाती हूँ, बिल्कुल गाती हूँ। मैं मेरे ड्रामाज जो हैं OSTs वो बहुत ज़्यादा मेरे हर चैनल पे जो हैं मैं करती हूँ। और गज़ल भी गाती हूँ, गज़ल तो फेवरेट है। बाकी मैंने बेसिकली क्लासिकल ही सीखा है। अच्छा। जी, मैं क्लासिकल सिंगर हूँ। पर बाद में क्योंकि उस वक़्त इतना क्लासिकल का नहीं था तो मैं सूफ़ीज़म की तरफ आई, क्योंकि मेरे फादर एक सूफ़ी टीचर थे, बच्चों को सिखाते। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है कि मैं गा के सूफ़ीज़म को लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ये जो अपना आप सूफियाना कलाम गाते हो या आरफाना कलाम भी उसको कह सकते हैं हम, जी। तो ये याद करके गाते हो या पढ़ के? बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हैं, पर अब एज के हिसाब से कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ। तो अब मैं लिख लेती हूँ चीज़ें, जो मैं भूल जाती हूँ वो लिख लेती हूँ। और फिर मैं स्टेज पे सामने, पहले बुक्स बहुत ज़्यादा होती थी, 4, 5, 10, पर अब जो नया दौर आ गया है, बेटी मेरी माशाल्लाह 15-16 साल की है। हाँ, तो उसने मुझे थोड़ा सा जदीद करके दे दिया, कलामों को iPad में करके दे दिया है। तो जहाँ पर मैं बुक्स 4, 5, 6, 7 स्टेज पे रखती थी, अब मैं एक छोटा सा iPad रखती हूँ जिसमें मेरे 5,000 1,000 कलाम हैं मेरे, जो सर्च करूँ मेरा आ जाता है कलाम। तो ज़रा ज़िंदगी आसान हो गई। बेटा अच्छा बेहतर है गाने में या बेटी? नहीं, बेटा बहुत सुर में है, बहुत सुरीला है माशाल्लाह। तो आप ज़्यादा मुल्क में रहते हो या मुल्क से बाहर भी जाते हो आप? मेरा मुल्क में ज़्यादा काम करती हूँ, पर यह है कि साल में 5, 6, 7, 8 मेरे टूर्स बाहर के होते हैं। अच्छा जी, अभी मैं 2 महीने में कोई 6 कंट्रीज़ में परफॉर्म करके आई हूँ। हाँ, तो इस तरह से बस ये एक आर्टिस्ट के साथ चलता रहता है। तो ज़्यादा बेहतर सुनने वाले कहाँ आपको मिले? पाकिस्तान में डेफिनेटली, पर हमारे जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, हाँ, जो इतनी उनको हुब्ब और इतनी चाहत होती है, वो मुझे लगता है कि उनको जो है वो ज़्यादा सुनना पसंद है। कलाम भी उनको वही याद है और लिरिक्स भी याद होती हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ, मगर ये कि अपनी हमारे कम्युनिटी में प्रोग्राम करके बहुत है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक चैनल है वो बहुत सारी देखी जाती है ग्लोबल के नाम से, PTV ग्लोबल। जी ऐसे ही तो वो बिल्कुल। कोई यानी 60-65 मुल्क देखते हैं, और जब वो देखते हैं PTV तो उन्हें यूं ही लगता है जैसे वो अपने घर में बैठे ऐसे हुए ही बिल्कुल, हैं, तो बड़े खुश होते हैं। बहुत खुश होते हैं बिल्कुल। तो ये ज़रा बताइए कि गज़ल आप गाते हो जब, तो उसमें ज़्यादा यानी बेहतर समझते हो?
मैं कभी भी किसी भी कलाम में खुद को बेहतर नहीं समझती, अरे! क्योंकि मुझ में बहुत गलतियां हैं और हर जगह पर हो जाती है गलती। तो मैं किसी भी चीज़ पे ये आपको नहीं कहूँगी कि मैं ये बेहतर कर सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, बस आगे लोग पसंद कर देते हैं बस। तो रियाज़ भी करते हो आप? जी, रियाज़ भी करती हूँ। तो आप ज़रा कोई गज़ल तो मुझे थोड़ी-सी चखाएँ? जाहिद ने मेरा हौसले ईमान नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। क्या क्या हुआ हंगामे जुनू ये नहीं मालूम, कुछ होश जो आया तो गरीबा नहीं देखा। वाह, वाह, वाह! तो सिंध में आप रहते हो ज़्यादा, तो गाते भी होगे आप सिंधी? जी, मैं सिंधी कितना गाती अच्छा हूँ। लगता है सिंधी गाना। जी बिल्कुल। बहुत सिंधी यानी जो लैंग्वेज है हमारी, जी। जो यानी वहाँ की इलाकाई ज़बान है, हाँ जी। इलाकाई वहाँ के यानी गीत हैं, वो बड़े मज़े के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह बड़ा रिच कल्चर है हाँ, हाँ। सिंध का। हाँ। और म्यूज़िक बहुत जो है उनका रिच है। वो इस तरह से कि हमने हमेशा कलामों को जो फॉलो किया है वो वलियों से फॉलो किया है। जैसे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जी हाँ, बताइए। वो शायर तो थे पर साथ साथ उन्होंने राग भी बताए। राग भी बताए और कोई साज़ भी उन्होंने वो इजाद तंबूरा तानपुरा। वो खुद प्ले करते थे। हाँ। और हर देखिए उस दौर में आज से 300 साल पहले हजरत ने जो कलाम लिखे उनके ऊपर वो राग लिख देते थे। जी ये कलाम मैं लिख रहा हूँ और इसका राग भूपाली है, तो वो हमें एक वो मिल गई, रहनुमाई मिल गई, जी ये जो है हम भोपाली में करेंगे। तो इस तरह से हमने उनको फॉलो किया है। तो इसलिए ज़रा कलाम उनको सुने तो वही आपको पुराने ही फील आएगी। ये ज़रा सिंधी के दो बोल ज़रा मुझे सुना दें, ताकि जो देखने वाले और सुनने वाले हैं वो ये ना कहें कि वादी महरान से आई हैं सनम जी और अपने कोई जी जी। सुनाए नहीं सिंधी का कोई बोल। आऊं अबाणे वञा, आऊं अबाणे वञा, मारुन सां वञी मिलां, सिक मारुन जी सुमण नथी ॾे, आऊं अबाणे वञा। सनम जी, ये जो सिंधी में आपने गाया इसका ज़रा मतलब तो बता दें उर्दू में, क्योंकि नाजरीन ये भी चाहेंगे कि आप उर्दू में बताएं कि इसका क्या मतलब। मुझे तो पता है, जी। उनको नहीं पता होगा नाजरीन। जी मैं इसका ये मतलब है कि दास्तान उमर मारवी अच्छा। जो था वो इस तरह से दास्तान है कि उमर जो है एक बादशाह था, मारवी एक गरीब घराने की लड़की थी जिसको कैद करके उमर ने अपने महल में रखा। और वो जब जब अपने कमरे से बाहर उसको बिठाते थे तो बाहर बैठ के ये कहती थी कि आऊं अबाणे वञा, मारुन सां वञी मिला, सिक मारुन जी सुमण नथी दे, कि या अल्लाह कोई ऐसा वसीला निकाल कि मैं अपने देश जाऊं। और मुझे इतनी हुब्ब है अपने माँ बाप की कि मुझे नींद नहीं आती। ये एक सदा है और ये एक जो है अल्लाह आसमान को जब देखना तो एक दुआ थी जो ये मारवी करती थी कि कोई ऐसा हो कि या अल्लाह कोई ऐसा मौजज़ा कर कि ये बादशाह मुझे इस कैद में से आज़ाद करके भेजे अपने रिश्तेदारों की तरफ। बहुत आपका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने इसका मतलब बता दिया। तो ज़रा नाजरीन को सुनाएं, क्या सुनाने लगे आप? जी, अब मेरा नया कलाम आया है, मैं वो पेश करती हूँ। और नया कंटेंट है, नई लिरिक्स है और नई कंपोजिशन है। जी।
नाज़रीन, कलाम आपने सुना, गुफ्तगू जारी रहेगी, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सनम मारवी जी मौजूद हैं, अभी इनसे पूछते हैं। सनम जी, ज़रा ये फरमाइए कि आप माशाल्लाह गाते भी हो और लिखते भी हो, तो पढ़ते भी हो आप? जी बिल्कुल, मुझे शायरी बहुत पसंद है। हाँ हाँ। और मेरे घर में ज़्यादातर की बुक्स ही आपको मिलेंगी। अच्छा। जी। तो ज़्यादा कौन से शायर आपको अच्छे लगते हैं? मैंने सूफ़ीज़म पे तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है। हाँ। पर आजकल जो जिनको मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ, जॉन साहब हैं और वासिब अली वासिब हैं। ये जो सूफियाना कलाम आप गाते हो, ये जो नए गाने वाले आए हैं आजकल गा रहे हैं, ये जो मशीनी गवैये हैं, तो मशीन का इनका बहुत इत्तेफाक है, और इनको कोई आप मैसेज देंगी उनको कुछ? मेरा मतलब है अक्ल की बात बता सकेंगी? मैं तो जी ये कहूँगी कि सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और वक्त के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है। पर मेरे अब्बा कहते हैं कि जो सीढ़ी आराम से चढ़ी जाए तो वो ज़्यादा देर स्टे आप करेंगे मंजिल पे पहुंचकर। जल्दी जाना तो उतना ही जल्दी वापस आ जाता है। तो ये है कि मेहनत ज़रूरी है, हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है मेहनत करना। यानी सीख के गाना बेहतर होता है सुन के गाने से? बहुत बेहतर है जी, सीख कर ही गाना चाहिए। हमने तो नहीं सीखा इतना, पर जो अब बच्चे आए वो अच्छे से। पर मैं एक और भी बात कहना चाहूँगी कि जी हमारे जितने भी बड़े उस्ताद हैं, गवैये हैं या जो घराने हैं, उन्होंने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म किसी बच्चे को नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये है कि या अपने बच्चों को सिखाना है या फिर ले जाना है साथ वापस। किसी आम बच्चे को उन्होंने नहीं सिखाया। उनको भी मैं गुजारिश करूँगी, मेरी तो क्या औकात है, कुछ नहीं हूँ, पर गुजारिश है कि वो घराने अपनी अगर कोई एकेडमी बना लें तो बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा क्लासिकल सीखने का। घराने का भी एक सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा, जी मैं फ़लाँ घराने से सीखा हूँ। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते हैं, अदरवाइज़ किसी और बच्चे को वो सिखाते नहीं हैं, तो कैसे सीख कर आएँ? सनम जी, ज़रा ये फरमाइए कि जब आपको तमगा इम्तियाज़ दिया रियासत ने, तो कैसा लगा आपको? मैं आपको बता नहीं सकती, जो मेरी फीलिंग्स थी वो ये थी कि जी जब मुझे उन्होंने बुलाया हाँ। कि जी आपको तमगा इम्तियाज़, मुझे पहले यकीन नहीं आ रहा था कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, इतना बड़ा अवार्ड मेरे लिए। तो मेरे फादर मेरे साथ थे और इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं थी कि जिन्होंने सिखाया हो और वो स्टूडेंट सामने बैठ के पाकिस्तान का बड़ा अवार्ड रिसीव कर रहा हो। तो मतलब स्पीचलेस थी मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे उस वक्त। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। उसकी वजह यह कि आपका काम ऐसा है कि यानी सबसे अच्छा काम करने वाले को तो हुकूमत देती है ना, ये एक सिविल अवार्ड जो होता जी है। जी। तो एक अवार्ड और भी आपको मिला था, वो अपना यूनेस्को। यूनेस्को। जी। तो वो तो मेरे मुल्क में सिर्फ नुसरत फ़तेह अली को मिला था। जी, उसके बाद हाँ। आप दूसरे आर्टिस्टों में, जी ख्याल है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह यूनेस्को अवार्ड जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद मुझे मिला। हाँ। और ये भी मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान में दूसरा यूनेस्को अवार्ड मैंने विन किया। ये मेरे लिए मेरे माँ बाप की दुआएं थी। अल्हम्दुलिल्लाह काम इतना ख़ास नहीं है, ये काम जो है मैं समझती हूँ दुआ का है। अगर आप अच्छे काम और म्यूज़िक को दिल से और पाकीज़गी के साथ करते हैं तो वो ज़रूर आपको जो है वो मायूस नहीं होने देता। हाँ, मुश्किल काम है ये, क्योंकि गाने में सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप यानी शेर कहो तो फिर उसमें सांस भी लो, तो कैसे आदमी बड़ा मुश्किल गाता है। बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह मेहरबानी फरमाए तो कर सकता है ये बिल्कुल सारा काम। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल। आप एक और आइटम ज़रा सुनवा दें। जी बिल्कुल।
वेलकम बैक नाजरीन। आइए बढ़ते हैं यादें माजी की जानिब। हाँ वे डार्लिंग, क्या दिखा रहे हो आज? बाबी टेली थिएटर होता था मेरे पीटीवी पे, आजम खुर्शीद करते थे। उसमें 3-4 मैंने टेली थिएटर भी किए, अतर शाह खां के किए, मेरा मतलब है एम शरीफ का एक था हाई जंप, उसमें मेरा मतलब मैं बहुत गरीब होता हूँ और बाद में अमीर हो जाता हूँ, बड़े पैसे आ जाते हैं। हामिद राना था उसमें, फरिया जबीन थी, और वो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ अगर बोलें आप तो। रहता है खुदा के अजाब से डर खिले के बाद। वो मैं तो डरता हूँ अजाब से, तुम क्या छोटा सा मुंह लेके एक बड़े आदमी के सामने हर वक्त आ जाती हो। हाय हाय, तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारे पैर ही नहीं जमीन पर टिक रहे। पैर नहीं टिक रहे? वाह भाई वाह, संतानने को क्या है भाई, मेरी बराबरी करता है, मेरा सेक्रेटरी है। हाय, तो वो मेरे बेटे का भाई बना हुआ है। वो भाई बना हुआ है तो हर जो बड़ा आदमी है अपने सेक्रेटरी को चाहता है। ये पुराने जमाने की बातें हैं, भाई बना हुआ है। नया साल आ गया, नए कैलेंडर, नई डायरियां, नई तस्वीरें, नए कपड़े, जा जाके कपड़े बदल, चेंज कर। तो गरीब औरत लग रही है मेरे सामने। माँ जी टल जाओ, बाप गुस्से में इस वक्त किनारा कर जा। क्यों किनारा कर जाऊं? मेरी बात सुन, किनारा कर जा और खिल्लू से किनारा कर जा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों किसी से मैं किनारा कर दूं? वो मेरा बेटा है। वो बेटा है, गरीब आदमी है, 3000 रुपए तनहा, 3000 रुपए तनहा। जिधर गाड़ी लेके जाता दफ्तर की लिखना पड़ता है, इतने मील पे गाड़ी खड़ी की है, इतने मील पे वापस ले आया हूँ। क्या जिंदगी है उसकी। बेटों के पैसे नहीं देखे जाते, बेटे बेटे होते हैं। और तू तो है थाली का बैंगन। ओए, मुझे कह रही है थाली का बैंगन? मेरी बात सुन, तो मेरे से बुरा कोई आदमी नहीं होगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। बाप माँ पे हाथ हार गया, माँ पे हाथ हार गया है। हाथ क्या उठा रहा हूँ? इसको कहाँ से मैं उठा के लाया था? ये उस गरीब बस्ती की औरत है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसकी माँ के पास पूरी ऐनक नहीं थी, एक शीशा था, दूसरी तरफ सब्ज रंग की चिक लगाई होती थी, एक फ्रेम के साथ धागा काला बांध के कुट के पकड़ के रखती थी। याद करो वो टाइम। बड़े आदमी की बीवी हो तुम, और बड़ा आदमी जब तक नहीं बनता जब तक औरत को ना मारे। मुझे फुदक के मार रहा है। मारू क्यों? जिले को कहूंगी उछल उछल के मारा वो जेला, उसको सही नाम से पुकारा कर, वो मेरा बेटा है। आ लेने बेटा है को। तेरा। मेरी तुमसे भी कोई नहीं है। वो क्या इज्जत उसकी होती है जिस निकल पा रहा है। क्या क्या बड़ी इज्जतदार बन रही है। मेरे साथ क्या है, तुमने इज्जत का मुकाबला करना है? बड़ी औरत बनी फिरती है। और सुल्तान ने इधर तो आ जरा, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं एक गाड़ी ले दूं ताकि तुम डिलीवरी सीख के तुम गाड़ी चलाओ और मैं पीछे बैठ बाप, और जो आदमी देखे मैं उसको कर दूं। मैं सोचूं हाँ। कि एक वैगन ले लेवे, वाह भाई वाह, पूरा मोहल्ला आ जावे। मोहल्ले की शराकत बहुत बुरी शराकत होती है। ये गरीब लोग हैं, ये बस्ती गरीबों की है, कच्ची बाती है। प्रेज करो गरीब से। यार डार्लिंग, ये हाई जंप जो है एम शरीफ का लिखा हुआ, हामिद राना, फरिया जबी, और ये यानी सारी दुनिया में देखा जाता है। हाँ जी, क्यों नहीं। उसकी वजह ये है कि इसमें जो असल बात थी ना कि एक गरीब आदमी है, उसके पास 4 पैसे आ जाते हैं, वो किस तरह करके उसका रवैया हो जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो लीजिए नाजरीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। डार्लिंग, आज की जो चीज तूने बूझनी है ना, वो है ये। जी बेटा, करो स्टार्ट। मैंने बाबे दिमाग की मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली, मगर जरा प्लग मिस करता है, थोड़ा थोड़ा मिसिंग करता है ना जी। मुझे आप पहले बता दें कि ये शख्सियत है, बिल्डिंग है, या कोई चीज़ है? डार्लिंग, कसौटी का कानून है कि सवाल ऐसा करो जिसमें जवाब हाँ या ना हो। तुम तो पूरा सवाल ऐसा करते हो कि जवाब भी चाहते हो साथ ही मिल जाए। जो मैंने आज पूछा है वो ना बिल्डिंग है ना शख्सियत है, एक चीज़ है बहुत अहम चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये इतनी अहम चीज़ है कि जिसके बगैर हम रह नहीं सकते? बिल्कुल नहीं रह सकते, बल्कि ये ना हो तो शायद हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हाँ, जिंदा कोई दवाई है भाई, खाने वाली चीज़ है। बहुत अच्छे, दवाई भी तो खाते हैं। डार्लिंग, ये दवाई नहीं है यार, ये हमारी जिंदगी में खाने वाली चीज़ है, बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। उन नाराज़ क्यों हो रहे हैं बाबियो? मैंने, मेरा मतलब है, पूछा ही आपसे, कोई आपका सूट तो नहीं मांग लिया? अच्छा ये बताएं कि ये शहरों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि गांव में? डार्लिंग, शहर हो या गांव, औरत हो या मर्द, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये नाश्ते में इस्तेमाल होती है या दोपहर के खाने में? ये नाश्ते में, लंच में और डिनर में, तीनों वक्त इस्तेमाल होती है। ओके, यानी सालन में इसका इस्तेमाल होता है? हाँ, सालन के साथ इस्तेमाल होता है।
सालन के साथ होता है। मूली का पूछा आपने। मूली सर्दियों में इस्तेमाल होती है, जिसका मैं पूछ रहा हूँ ये हर मौसम में इस्तेमाल होती है। तो ये ज़रा बता दें वाज़े तौर पे कि जिस हालत में ये चीज़ होती है उसी हालत में इस्तेमाल हो जाती है। बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, मगर जो जवाब मैं देने लगा हूँ तुम अगर गौर से सुनोगे तो कसौटी बूझ जाओगे। ये पीस के इस्तेमाल होती है। पीस कर। सुर्ख मिर्चों का पूछा आपने। गलत। गलत कैसे हो गया बाबियो? पीस कर ही मिर्चें डाली जाती हैं सालन में। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ ये वो नहीं। ये नहीं तो फिर गरम मसाला? गरम मसाला भी नहीं। अच्छा, ये भी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है मिर्च भी नहीं है, गरम मसाला भी नहीं है, नमक भी नहीं होगा फिर। अच्छा, ये सिलवट्टे पे पीस सकते हैं? हाँ, मगर पुराने ज़माने में इसके लिए एक अलग चीज़ इस्तेमाल होती थी। यानी इसके पीसने के लिए कोई और चीज़ इस्तेमाल होती थी। चरखा। भाई चरखे में कौन सी चीज़ पीसते हैं? मुझे ध्यान नहीं रहा, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन सी चीज़ हो सकती है। ठहर जाओ, मैं एक इशारा देता हूँ, अगर तुम ना बूझ सके उस इशारे के बाद तो चक्की पीसने की सज़ा दूंगा तुम्हें। और चक्की पीसने को छोड़ें आप, मुझे इशारा तो बताएं, कोई नज़दीक का इशारा प्लीज़। गधे, इशारा मैंने दे दिया है। यार डार साहब, इशारा कब दिया आपने? आप तो चक्की पीसने की सज़ा देने लगे थे। मेरा ख्याल है तुम बूझ नहीं पाओगे। अच्छा, ये बताओ सोच के कि पुराने ज़माने में पीसने के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती थी? पुराने ज़माने में तो चक्की ज़्यादा इस्तेमाल होती थी पीसने के लिए। अच्छा, चक्की का पूछ रहे थे? हाँ। नहीं भाई, मैं उसका पूछ रहा था जो चक्की में पीसी जाती है, गंदम। ओए होए, लो बाबियो, एक चक्कर की कसर रह गई थी। राइट, कोई बात नहीं, अगली दफ़े दिमाग हाजिर रख के कसौटी बूझना। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, देखते हैं डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का खूबसूरत गीत। गल कम दिए सुन मेरी जान सजना, इस मुल्क दा मान किसान सजना। गल कम दिए सुन मेरी जान सजना, इस मुल्क दा मान किसान सजना। ए फसल उगावे ते अनाज मिलदा, ए फसल उगावे ते अनाज मिलदा, साडे वास्ते बड़ा मेहरबान सजना। गल कम दिए सुन मेरी जान सजना, इस मुल्क दा मान किसान सजना। घर विच भी उगाओ कोई सब्जी, कोई सब्जी, जेड़ी गमले च भी ये लग सकदी, लग सकदी। छोटी छोटी सब्जियां
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਸਜਣਾ, ਸਦਾ ਵਸਣ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਸਜਣਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਣ ਏ ਕਿਸਾਨ ਸਜਣਾ। ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਏ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਜਣਾ, ਏ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਣ ਏ ਕਿਸਾਨ ਸਜਣਾ। ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਏ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਜਣਾ, ਏ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਣ ਏ ਕਿਸਾਨ ਸਜਣਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਣ ਏ ਕਿਸਾਨ ਸਜਣਾ।